Good afternoon, everyone. I am Vanshika from 10C. Today I am here to present my presentation on the topic of the 19th century, 1815 to 1914. अब हम शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से। 1815 में जो नेपोलियनिक की जो वॉर था वो खत्म हो चुका था और जो यूरोप के अंदर मोनार्की फिर आ चुकी थी और जो नेशनलिज्म और जो लिबरल आइडियाज थे उनका राइज हो रहा था और सबके दिल में नेशनलिज्म जग रही थी और जो पीरियड था इसका वो 1914 में खत्म हो चुका था। अब हम आ जाते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे। जो ब्रिटेन था उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा तेजी से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था और जो फैक्ट्रीज और जो मशीनें थी वो नई नई आ रही थी और जो सिटीज़ और जो क्लास पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और जो डिमांड था रॉ मटेरियल का उसकी भी ज़्यादा डिमांड होती जा रही थी। ग्लोबलाइजेशन इन दी 19th सेंचुरी, जो इंटरनेशनल ट्रेड था उसका एक्सपेंशन बढ़ता जा रहा था और जो गुड्स और जो लेबर और कैपिटल थी वो भी बढ़ती जा रही थी और जो माइग्रेशन था वो होता जा रहा था क्योंकि क्या था जो माइग्रेशन था वो इसलिए हो रहा था क्योंकि जहाँ मशीनें आ रही थी उसी के लिए वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही थी और जहाँ नहीं हो रही थी वहाँ से जो लेबर्स थे वो वहाँ पे जा रहे थे क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट हो रही थी और जो वर्ल्ड मार्केट थी वो इंटरकनेक्टेड हो रही थी। ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, जो फूड ग्रेन्स, कॉटन्स और टेक्सटाइल्स और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के अंदर ट्रेड होने लग गए और जो यूरोप था वो ना सेल्फ सफिशिएंट था, मतलब खुद ही अपना गुड बनाता था और अपने अंडर ही सबको बेचना चाहता था, लेकिन फिर उसने भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था और जो ब्रिटेन था वो भी फूड और इंडस्ट्रियल वर्कर को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने स्टार्ट कर दिया था। कॉर्न लॉ ब्रिटेन, जो इंडिया का कॉर्न था वो बहुत अच्छा था, उसकी क्वालिटी उसके प्राइसेस बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से जो इंडिया था वो ब्रिटेन के अंदर अपना कॉर्न इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता था और जो ब्रिटेन था उसे ये अच्छी नहीं लगी बात और वो चाहता था कि जो हमारी जगह पे है इंडस्ट्रीज उनका ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, वो ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो उसने इंडिया के ऊपर इंपोर्ट जो था उसके ऊपर ना उसने रोक लगा दी और उसने उसके ऊपर रोक लगा दी यार क्या था। और फिर उसके बाद उन्होंने कॉर्न लॉ लाया ताकि वो जो बाहर का ट्रेड है वो अंदर ना आ सके, जो बाहर का कॉर्न है वो अंदर ना आ सके और बस। और 1849 में बहुत ज़्यादा लड़ाई करके ये ख़त्म कर दिया था। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो रेलवेज थी वो मार्केट से लिंक्ड होने लग गई, मतलब जो हमारी डेली वेज की चीज़ें थी वो हम जो रेलवेज था वो पहुंचाता था एक जगह से दूसरी जगह और जो स्टीमशिप थी उसने अपना ट्रेवलर टाइम को कम कर लिया था और जो जैसे मीट, मिल्क और योगर्ट के जो प्रोडक्ट होते थे वो ज़्यादा देर तक नहीं चल पाते थे, जिसकी वजह से रेफ्रिजरेशन आया और रेफ्रिजरेशन की वजह से हम दूर तक उसका टाइम बढ़ा भी सकते हैं, वो देर तक जैसे 1-2 दिन में भी वो ख़राब नहीं होगा अगर उसको हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करें और जो ग्लोबल ट्रेड था वो भी अच्छा होने लगा था। अब माइग्रेशन ऑफ लेबर, जब वर्कर्स आए, जो वर्कर्स थे वो अपनी काम की तलाश में वो गांव को छोड़ के अपनी शहर में जाने लगे ताकि उन्हें अच्छा काम मिल सके और उन्हें अच्छी पैसे मिल सके ताकि वो अपना घर बार चला सके। लेट 19th सेंचुरी कॉलोनीज,
जो यूरोपियन एम्पायर था उसका एक्सपेंशन हो गया, और ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम जो थे वो डोमिनेटेड हो चुके थे, और जो कॉलोनीज थी वो रॉ मटेरियल और जो लेबर था उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रही थी, मतलब वो माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होने लग गया था। कॉलोनलिज्म इन अफ्रीका, जो बर्लिन की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1885 में, उसने अफ्रीका को डिवाइड कर दिया था, और जो लैंड, मिनरल और लेबर्स थे उनका भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, और जो अफ्रीकन इकोनॉमिक थी वो डिस्ट्रप्टेड हो चुकी थी। इंडिया इन द 19th सेंचुरी, क्या था ये? हाँ, जो इंडिया था उसके अंदर मतलब वो ना कॉटन की और ओपियम की ना बहुत ज़्यादा ट्रेड करता था, और वो जो इंडियन इंडस्ट्री थी उसको डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था, और जो इंडिया था वो ब्रिटेन के लिए एक अच्छी मार्केट बन गया था ताकि वो यहाँ पे आके अपनी इंडस्ट्रीज लगा सके। ओपियम ट्रेड, जो इंडिया था उसके ऊपर ज़्यादातर पैदावार होती थी ओपियम की, और जो इंडिया था वो उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वो ओपियम को चाइना में ट्रेड करता था, और उसके जो हमें प्रॉफिट मिला उस प्रॉफिट से हमने चाइनीज गुड्स को लेना स्टार्ट कर दिया था, और इसी वजह से जो चाइना था उसे भारी भरकम डैमेज देखना पड़ा इकोनॉमिक और सोशल में। एंड ऑफ द पीरियड, जो यूरोपियन पावर थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा रेवलरीज हो गई थी, मतलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ बढ़ चुकी थी, और जो अलायंस सिस्टम थी उनके अंदर टेंशन बढ़नी स्टार्ट हो गई थी, और 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 का स्टार्ट हो गई, जो वर्ल्ड वॉर 1 थी उसकी बिगन हो गया, वो स्टार्ट हो गई थी। थैंक यू।